बिहार दौरे पर आए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार सत्ता में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अठावले ने दावा किया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा, पीएम मोदी पहले ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी चौथी बार भी सत्ता में लौटेंगे और नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और आर्थिक स्तर पर भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रामदास अठावले बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो अगले 5 से 10 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अफवाह फैला रही कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, जबकि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। बिहार की प्रतिष्ठित पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, जिन्होंने इतिहास रच दिया। पहली बार किसी महिला छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी ने इस ऐतिहासिक जीत को अपने नाम किया है। उन्होंने एनएसयूआई के मनोरंजन कुमार राजा को हराकर ये पद हासिल किया। ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में पहली बार महिला उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। मैथिली मृणालिनी ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के मनोरंजन कुमार राजा को हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मैथिली को कुल 3524 वोट मिले। इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी में कभी भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी, लेकिन इस बार मैथिली ने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले भर में 1359 मस्जिदों और 170 ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में कुल 2350 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बरेली पुलिस प्रशासन ने ईद के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। जिले में कुल 1359 मस्जिदों और 170 ईदगाहों में नमाज अदा होगी। इसके लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रशासन ने 70 इंस्पेक्टर, 380 सब इंस्पेक्टर, 1700 हेड कांस्टेबल और 200 महिला कांस्टेबल को तैनात किया। इसके अलावा 800 ग्राम प्रहरी भी सहायता के लिए लगाए गए। उत्तर बिहार के हजारों किसानों और आम लोगों के लिए कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई। इसके पूरा होने पर मानसून के दौरान कोसी नदी के 2050 मिलियन घन मीटर अतिरिक्त पानी को महानंदा कमांड के क्षेत्र में मोड़ा जा सकेगा। इससे बाढ़ प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी और किसानों को सिंचाई की सुविधा पूरे साल मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 6282.32 करोड़ रुपए है। इसमें बिहार को केंद्र सरकार की ओर से 3652 करोड़ 56 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। परियोजना के तहत मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर को 41.30 किलोमीटर तक पुनर्निर्मित किया जाएगा और इसे 117.50 किलोमीटर तक मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा। इससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा और कटिहार जिलों में 2,10,516 हेक्टेयर भूमि में साल भर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार में 27 साल पुराने बिटुमिन घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शनिवार को कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन और 4 अन्य को दोषी ठहराते हुए 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 1997 में दर्ज हुआ था और 2001 में चार्जशीट दाखिल की गई। लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और 3 अन्य पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को 3 साल की कठोर कारावास की सजा दी और प्रत्येक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार ये मामला बिहार के हजारीबाग में सड़क निर्माण के लिए बिटुमिन परिवहन में हुए घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि हाल्दिया रिफाइनरी से बिटुमिन की सप्लाई होनी थी, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बिटुमिन के खुले बाजार में बेच दिया गया और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने जेवियर यूनिवर्सिटी का भव्य उद्घाटन किया। ये विश्वविद्यालय 36 एकड़ के विशाल परिसर में फैला और शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित जेवियर यूनिवर्सिटी का पट्टिका अनावरण कर औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय भवन का निरीक्षण किया और वहां की आधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। जेवियर यूनिवर्सिटी पटना का परिसर 36 एकड़ में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और नेतृत्व करने की तैयारी करना है।
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को तमिल रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने न केवल धर्म के आधार पर भारत के लोगों को विभाजित किया बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों पर भी भारी अत्याचार किया। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश में कुछ लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि औरंगजेब जैसे शासक ने धर्म के नाम पर अत्याचार किया और लोगों को विभाजित किया। उन्होंने रानी चेन्नम्मा का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने मराठा राजाओं के साथ मिलकर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का डटकर मुकाबला किया। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान भाषा को लेकर डीएमके पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उनमें सहयोग की भावना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर में सुधार के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने तत्काल प्रभाव से ग्रैब स्टेज 1 प्रतिबंध हटा दिया। इसके बाद राजधानी वासियों ने राहत की सांस ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सफलता नियमित निगरानी, वैज्ञानिक योजना और प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और बेहतर भविष्य का आधार बनेगा। दिल्ली सरकार ने 2025-26 के बजट में पर्यावरण संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा प्रावधान किया। सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग को 506 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जबकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 153 पर पहुंच गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। इसी को देखते हुए CAQM ने एनसीआर में ग्रैब स्टेज 1 प्रतिबंध हटा लिया। ग्रैब स्टेज 1 के तहत निर्माण कार्यों, सड़क पर धूल नियंत्रण और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर सख्ती थी। प्रतिबंध हटने के बाद अब दिल्ली में राहत का माहौल है। सोशल मीडिया के इस दौर में बॉलीवुड सितारों की बचपन की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं, जो फैंस का ध्यान खींच लेती है। आज हम आपके लिए कैसी बचपन की तस्वीर लेकर आए जिसमें एक प्यारी सी बच्ची नजर आ रही है। उसकी मासूमियत और क्यूटनेस देखकर शायद आप उसे पहचान ना पाए, लेकिन ये बच्ची बॉलीवुड की सबसे सफल अमीर अभिनेत्रियों में शुमार है। अगर आप अब भी नहीं